फिर से वेलकम है एक और सेशन के लिए। और इसमें आज हम थोड़ा सा एक चीज देखेंगे कि हम देख रहे थे डिफरेंट बायोम्स। बायोम्स क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं बायोम्स क्या होता है। जैसे हमारे घर होते हैं ना, ऐसी कुदरत के जो घर हैं, अलग अलग घर कुदरत के, कोई जंगल है, कोई पानी का घर है, कोई डेजर्ट है, कोई सवाना है, कोई टुंड्रा है, कोई बर्फ वाली जगह है। ये सब अलग अलग घर है कुदरत के, जिसमें अलग तरीके के जीवित लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं और पशु पक्षी। तो एक अलग पर्यावरण है वो, उसको बायोम्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी तक हमने मराइन जो समुद्र वाला है वो हमने देख लिया, रेन फॉरेस्ट भी हमने देख लिया। आज हम डेजर्ट्स को देखेंगे, है? जो तीसरा एक बायोम है डेजर्ट। तो डेजर्ट किसको कहते हैं? हम सबसे अगर किसी से कोई पूछा जाए कि भाई डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है, तो उसके दिमाग में जो ये चित्र अभी सामने है, यही चित्र आएगा कि साहब बहुत रेत ही रेत होती है, बहुत गर्मी होती है और कुछ नहीं होता है, यही दिमाग में आएगा, है? तो इसी के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। और खासकर जो बच्चे 7th से ऊपर वाली क्लास में है वो बड़ा ध्यान से सुने और हर बात को अगर नोट कर सके तो नोट करें, क्योंकि ये उनके क्लास में आएगा, है ना। तो डेजर्ट जो है पूरी पृथ्वी का 1/5 एरिया, सिर्फ जमीन अगर हम ले लेते हैं सारी, तो उस जमीन का अगर सारी जमीन लें तो उसका 5वां हिस्सा रेगिस्तान है पूरी पृथ्वी का, है। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है इस इलाके में। इसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। 4 तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ गर्म डेजर्ट होता है और रेगिस्तान होता है और रेत ही रेत होती है, ऐसा नहीं है ना। अगर हम तो रेगिस्तान को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है जिसमें ये आपको जानवर चलता हुआ दिख रहा है, ये है डेजर्ट जो कि हमारे दिमाग में रहता है, गर्म और सूखा वाला डेजर्ट, जिसमें कि बहुत रेत ही रेत होती है। उसके अलावा एक उसी के नीचे एक डेजर्ट है जिसमें आपको एक पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं सेमी एरिड। यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, बीच बीच में थोड़ा नमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़े बहुत पौधे हो जाते हैं। ये दूसरे तरीके का डेजर्ट है। तीसरा होता है जो समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र के किनारे भी डेजर्ट होते हैं, है ना। कितनी अजीब बात है कि समुद्र का किनारा है पर जमीन जो है डेजर्ट है। और एक जो सबसे अजीब डेजर्ट जो हमारे दिमाग में शायद बहुतों के नहीं होता है, वो है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट, जहाँ पे बर्फ होती है पर डेजर्ट है वो, फिर भी डेजर्ट है? तो 4 तरीके के मुख्य डेजर्ट होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि डेजर्ट दुनिया में कितने हैं, तो बड़े बड़े और जो मेन डेजर्ट्स हैं, जो जिनको डेजर्ट में कहते हैं, तो हम 25 हैं, बल्कि 26 हो गए हैं, है ना। 26वां मैं आपको बताऊंगा जो हमारी खुद की, हमारी वजह से बनाया हुआ मैन मेड डेजर्ट जिसको बोल सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि वो हमने खुद वो बना दिया। तो अब हम थोड़ा सा मार्क करेंगे। आपको मेरा एरो दिख रहा है ना धर्मेश्वरी मैडम, आपको दिख रहा है मेरा एरो? सिर्फ इशारा करके बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, सब बच्चों देखो, जो सबसे नीचे है ना, ये एंटार्क्टिका, जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, ये है एंटार्क्टिका का डेजर्ट, जो कि हम कहते हैं कि ये बर्फ से ढका हुआ है, पर ये डेजर्ट है। वो कैसे है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। और इसी का जो जुड़वा भाई है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जिसको हम आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक पहले मिल गया था, उसको आर्कटिक बोलते हैं। और एंटार्क्टिक मतलब उसका विपरीत, अंटार्कटिका मतलब है उसका विपरीत। अगर आपसे कोई पूछे एंटार्क्टिक का मतलब क्या है, तो आर्कटिक का अपोजिट, बैलेंस करने के लिए आर्कटिक ओशन, ये डेजर्ट ऊपर है, एंटार्क्टिक डेजर्ट नीचे है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सहारा डेजर्ट, जो कि ये अफ्रीका में है, ये सहारा डेजर्ट है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से आगे देखेंगे। सारे डेजर्ट तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि 25 हैं, बल्कि 26 हैं, पर हम जो कुछ बातें उनकी हम देख लेंगे। पर आपको जानकारी के लिए, खासकर जो क्लासों में पढ़ते हैं, आपको मालूम होना चाहिए डेजर्ट कहाँ है, क्योंकि ये आपकी क्लास में आता है। तो ये सहारा डेजर्ट है, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, सब इसकी लोकेशन भी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेजर्ट है जमीन पे, जो कि गर्म वाला है? इसके बाद आता है अरेबियन डेजर्ट, जो सऊदी अरेबिया, यमन और इस इलाके में आ जाता है। ये है अरेबियन डेजर्ट बोलते हैं इसको, है? एक बात ये समझ लीजिए, डेजर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है,
कोई देश उसको रोक नहीं सकता। वो तो एक पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, हमने उसमें लाइन लगा के कह दिया ये मेरा है, ये तेरा है। असली में ये पूरा एरिया जिसमें कि ये पूरा सऊदी अरेबिया आ जाता है और इसमें यमन भी आ जाता है, इसको बोलते हैं हम अरेबियन डेजर्ट। इसके बाद आ जाता है गोबी डेजर्ट जो चाइना में है, ये गोबी डेजर्ट है। चाइना और मंगोलिया के बीच में ये डेजर्ट पड़ता है, ये गोबी डेजर्ट है और ये ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट इसको माना जाता है। इसके बाद आ जाता है कालाहारी डेजर्ट, ये अफ्रीका के नीचे कालाहारी डेजर्ट जो कि मनुष्य की सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब इंसान सबसे पहले अगर कहीं आए थे, मनुष्य अगर पूरी दुनिया में फैले तो सबसे पहले कालाहारी डेजर्ट में ही लोगों का माना जाता है कि वहां से दुनिया में लोग फैले हैं। तो ये कालाहारी डेजर्ट बहुत पुराना और बहुत सभ्यता से रिलेटेड है मनुष्य की, और ये कालाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आ जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी डेजर्ट, ये सारे जो है ऑस्ट्रेलिया में। देख लीजिए, हम ऑस्ट्रेलिया वालों को पहले देख लेते हैं। विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी और तनामी और सिम्सन, ये 5 डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा जो हमें दिखता है ना, वो आधे से ज्यादा डेजर्ट है, बहुत रेगिस्तान है वहां पे, बहुत डेजर्ट भरा हुआ है। तो उसमें कुछ ही जगह बचती है जहाँ पे हम खेती बाड़ी और ये सब कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पैटागोनियन डेजर्ट जो कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल टिप पे है। ये पैटागोनिया वाला डेजर्ट है, बिल्कुल ठंडा डेजर्ट है ये, है ये भी कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। ये पैटागोनिया याद रखिए, साउथ अमेरिका के बिल्कुल टिप में। जब मैं 10th में था, मुझे आज तक याद है, ये मेरे 10th के एग्जाम में आया था, पैटागोनिया का डेजर्ट कहाँ है, तो ये आपके जरूर आ सकता है। इसके बाद सीरियन डेजर्ट आ जाता है, सीरिया, ये सीरिया देश है यहाँ पे टर्की के नीचे जहाँ मेरा एरो है ना, सऊदी अरेबिया के ऊपर इजराइल और फिर यहाँ पे जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर सीरिया, ये जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे सीरियन डेजर्ट है। इसके अलावा ग्रेट बेसिन मैंने आपको बता दिया। अब हम अमेरिका के 4 डेजर्ट हैं, अमेरिका के यूएसए में, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 4 डेजर्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक है ग्रेट बेसिन, इसको बेसिन मतलब एक तरह की एक बर्तन बोलते हैं ना, जैसे चौड़ा बर्तन जिसका पैंदा ज्यादा गहरा ना हो, उसको बेसिन बोलते हैं। तो ऐसा डेजर्ट इसको माना गया है। इसके अलावा मोजावे डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है और चिहुआहुआ डेजर्ट है। चिहुआहुआ पे एक डॉग ब्रीड भी है, जो कुत्ते पालते हैं उनको पता होगा। चिहुआहुआ सबसे छोटी ब्रीड है डॉग्स की, पर इस रेगिस्तान का नाम भी चिहुआहुआ है। और अब हम आ जाते हैं इसके बाद हम थोड़ा इसमें चलते हैं, काराकोरम डेजर्ट है जो कि हमारा ये आ जाता है ईरान के ऊपर वाले एरिया में। और यहीं पे एक और डेजर्ट है, उसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है लुत डेजर्ट, लुत LUT है, ईरान के अंदर है। और इसी तरह से फिर यहाँ पे चाइना के अंदर एक डेजर्ट और है, उसका नाम है टकला मकान है, बड़ा अजीब सा नाम है, जैसे मैं अभी गंजा हूं ना, ऐसे लोगों को टकला बोलते हैं ना, यहाँ पे भी देखिए टकला मकान डेजर्ट है यहाँ पे। और हमारे देश में भी एक डेजर्ट है, थार डेजर्ट, देखिए राजस्थान में यहाँ थार डेजर्ट है। और 2 डेजर्ट ऐसे हैं जो कि कोस्ट पे है, समुद्र के किनारे हैं, है ना, तो हम उनको भी देख लेते हैं। एक है नामिब डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, ये जो कालिहारी डेजर्ट है ना, इसी के बगल में यहाँ नामीबिया एक देश है और इसी को नामिब डेजर्ट कहते हैं, नामिब। तो आपसे पूछा जाए कि कोस्टल डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, तो एक नामिब डेजर्ट है और दूसरा यहाँ अटाकामा का डेजर्ट है, अटाकामा, याद रखिएगा। ये चिली, पेरू और इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर ये फैला हुआ है। तो हमने देखा मोस्टली डेजर्ट्स यहाँ फैले हुए हैं। और एक डेजर्ट जो 26वां डेजर्ट है, जिसको बताते हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसे हम मनुष्य भी अपने आप को कितना नुकसान करते हैं। देखिए इस डेजर्ट को देखिए, इसका नाम है अरालकुम डेजर्ट। ये अभी बहुत 40 साल के अंदर हमने डेजर्ट को बना दिया। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो बना है ना, ये कहाँ बना है, ये पहले बहुत गहरी और बहुत बड़ी झील थी। अगर आप अब नक्शे में अभी आप देखेंगे तो अराल सी नाम से आपको एक सी दिखाई देगा, अराल सी, है ना, रशिया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस एरिया में ये बीच में ये अराल सी है। और अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो पहले रशिया था उसने क्या किया, खेती के लिए इस सी में जो है ये झील थी। झील की खासियत क्या होती है, इसमें कोई ना कोई नदी आके मिलनी चाहिए तभी इसमें पानी आएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने आप पानी इतना होता नहीं है। तो जो नदी का पानी आता था ना, उस पानी को उन्होंने खेती में डाइवर्ट कर दिया।
और सारा पानी इसमें आना बंद हो गया। अब ये 40 साल के अंदर जो बहुत बड़ी झील थी, बहुत गहरी झील थी, इतने सारे लोग इसे मछली पकड़ते थे और बहुत इसमें से इधर से उधर जाने का काम होता था, वो 40 साल के अंदर हमने डेजर्ट बना दिया। देखिए ये 77 की फोटो है, सबसे लेफ्ट वाली 1977 की फोटो है ये वाली। इसमें आप देख रहे हैं कितना पानी है। अगर आप 1960 की देखेंगे तो ये बीच में आपको सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये भी नहीं दिखेगा, ये सब पानी में दबा हुआ है। अब 89 आते आते आप देखिए ये जमीन और ऊपर आ गई, ये और बड़ा दिख गया, और ये जो यहाँ पे पानी अंदर जाने का रास्ता था, यहाँ से नॉर्थ अराल सी बोलते हैं इसको, ये साउथ अराल सी, नॉर्थ अराल सी। अब सिर्फ नॉर्थ अराल सी थोड़ा सा बचा है, साउथ अराल सी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये 2006 तक की फोटो है, पर अगर आप 2010 में अभी जाके देखेंगे, अभी अगर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए झील यहाँ से यहाँ तक थी, कई 100 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इतनी बड़ी झील थी, पर हमने इसको पूरा डेजर्ट बना दिया। इतनी बेवकूफी करी है। और ये अब इसका एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, कैसे ये लोग कितना परेशान हैं इस टाइम। देखिए। I came here to Uzbekistan, a double landlocked country in Central Asia, to show you the Aral Sea. You don't know this sea, but this was the 4th biggest lake in the world. It was absolutely huge. It had lots of fish, rivers, and people living around it. But someone in the Soviet times decided to cut off a river from the Aral Sea and use the water for manufacturing and agriculture. This human intervention created a disaster. Here is how. The Aral Sea had no more water flowing in and it started to evaporate. Slowly, millions of liters of water disappeared. Wow, this is crazy! The ports became useless, the ships stood still, and the sea turned into a desert. What used to be 7,000 cubic kilometers now is just 17. This is what remains of it. And guess what? Every fish left in this sea is now dead because it's too salty. 35 types of fish used to live here. Now there are none, 0. And when the fish disappears, the animals do too. The Caspian tigers around this area, the birds, and the horses have nowhere to drink or eat. This is the only water left for some of these animals, and they rely on it to survive in this region. Oh my God, there's so many of them. Watch it behind you! Millions of locals lost their fishing and farming jobs. They could no longer live here, so they had to live somewhere else. How do you feel about this? What about the sea? Yeah. Pain. You think that's the end of it? No, the story gets worse. Oh my God. This is real salt. When water disappeared, the salt was left here at the bottom, and it got picked up by the winds to be carried hundreds and hundreds of kilometers, causing sandstorms in the rest of the country. It ruined crops of farmers 500 kilometers away, and it's making people sick. If you look at the data, cases of urinary diseases and other health issues are on the rise. They're going up and up. And there are even documented cases of cancer. Cancer. Just think about this for a second. So many lives depend on one sea. And now modern-day Uzbekistan, after the Soviet Union, has to pay the price. That's why they declared this region a national disaster. Проблема высыхания Аральского моря – это не только проблема региона Приорале, это проблема всей мировой общественности. That's why countries like the United Arab Emirates are stepping up to help. Climate change is serious because everything is connected. Water, fish, animals, and humans.
The Aral Sea in Uzbekistan is far away from you, but somehow, someway, it is connected to you. Let us take care of our planet so that it takes care of us. मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से हमने पूरा इसको डेजर्ट कर दिया। अब आप यहाँ जाएंगे ना, आपको पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप इसके अंदर यहाँ खड़े हुए दिखेंगे मट्टी के अंदर, और ये पूरा डेजर्ट बन गया। तो ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से। अब हम आते हैं डेजर्ट्स के ऊपर कि डेजर्ट्स में हम उसको कैसे कैसे समझते हैं। तो ये हमको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, पर यहाँ पे बहुत तरीके के प्राणी, बहुत तरीके के जानवर, और आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1/6 लोग जो हैं डेजर्ट्स में ही रहते हैं। और आपको एक जनरल नॉलेज की एक बात बताऊं कि थार डेजर्ट, जो हमारे देश का थार डेजर्ट है, वो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। अगर डेजर्ट की मैप देखें कि सबसे ज्यादा किस डेजर्ट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो हमारा थार डेजर्ट सबसे नंबर है 1 पे है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब हम डेजर्ट किसको कहेंगे, किसको कहें कि ये डेजर्ट है? वो इलाका जहां पे साल में 10 इंच भी बारिश ना होती हो, 10 इंच भी, है ना। अगर उस इलाके में 10 इंच बारिश नहीं होती तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। क्यों? क्या होता है कि जो पानी, जो गर्मी पड़ती है, वो पानी को जो उठाती है, उड़ाती है भाप बना के, वो ज्यादा उड़ा देती है, आता कम है, तो वो धीरे धीरे एरिया सूखने लगता है। आरा कम है, जारा ज्यादा है, और वो जगह सूखती चली जाती है। तो इस तरह से डेजर्ट बनते हैं। इसको बोलते हैं मॉइस्चर डेफिशिट, यानी मॉइस्चर की कमी होती चली जाना, नमी की कमी होती जाना। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये डेजर्ट बनते हैं। तो 2 चीज याद रखिए, डेजर्ट कैसे बनते हैं। तो आपको डेजर्ट किसको कहा जाएगा? वो इलाका जहाँ पे 10 इंच से कम बारिश होती हो और जहाँ पे मॉइस्चर का डेफिसिट हो, पानी जो है मॉइस्चर ज्यादा उड़ता हो, आता कम हो, उसको डेजर्ट बोलते हैं। और ये क्या है, डेजर्ट की शुरुआत इस इलाके से शुरू होती है जिसको ड्राई लैंड बोलते हैं। ड्राई लैंड, ये सूखी जमीन है, रेगिस्तान नहीं है, ये ड्राई लैंड है। इसी को यही आगे चल के फिर डेजर्ट बन जाती है। अब हम कहेंगे कि भाई डेजर्ट जो है ना, ठंडे भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था। जैसे ये हमारा एक डेजर्ट है, हमारे देश में है, लद्दाख का सीन है, जब यहाँ बहुत लड़ाई चल रही है। तो ये लद्दाख जो है, ये ऐसा है, ये डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, वहां पे पानी की बहुत कमी है। और अगर संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट भी अगर हम देखें तो वो ठंडा डेजर्ट है, जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक है। ये संसार के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े डेजर्ट है। तो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर आपसे कोई पूछे, आपकी टीचर आपसे पूछे, आपके दोस्त आपसे पूछे कि भाई तेरे को पता है संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, तो अभी तक हम बोलते थे सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है। पर संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिक डेजर्ट है, एंटार्क्टिक, है ना। और यहाँ पे सिर्फ 20% जितने भी डेजर्ट है, हम सोचते हैं ना रेत वाला डेजर्ट होता है, संसार के जितना भी डेजर्ट है उसमें से सिर्फ 20% डेजर्ट है जो रेत से भरे हुए हैं, रेत के टिब्बे हैं। बाकी सारों में रेत नहीं है, वो अलग रेत के बिना भी डेजर्ट हो सकते हैं। तो ये हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं। अब हम एंटार्क्टिका के ऊपर चलते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है और 98% कोल्ड डेजर्ट है ये, इसमें बहुत 2% जगह बचती है जहाँ पे थोड़ा सा पानी है, नहीं तो ये पूरा डेजर्ट है, बर्फ से भरा हुआ डेजर्ट है। अब आप कहेंगे साहब बर्फ है तो पानी क्यों नहीं है? इसको भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है, इसके अंदर कुछ खासियतें हैं। एक तो अगर इतना बड़ा है कि आप सहारा डेजर्ट को ले लीजिए, अरेबियन डेजर्ट को ले लीजिए, गोबी डेजर्ट को ले लीजिए, कालाहारी डेजर्ट को ले लीजिए, जो मैंने आपको दिखाया, इन सबको मिला दें, फिर भी ये वो इस एरिया से छोटे पड़ते हैं। इतना बड़ा है ये एरिया। इसके लिए अगर आप तुलना कर लीजिए, पूरा अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बराबर है सहारा डेजर्ट, उसको भी ले लीजिए, अमेरिका पूरे अरेबिया को ले लीजिए, पूरे गोबी डेजर्ट को ले लीजिए, कालाहारी, सबको मिला लेंगे तो भी इससे छोटा पड़ेगा। और इसकी खासियत क्या है? वही, इसमें 10 इंच से कम बारिश होती है। यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है वो भी 2 इंच पड़ती है साल में, सिर्फ 2 इंच, इतनी सी बर्फ, बड़ी मुश्किल से, है ना। और इसलिए अब कहेंगे साहब इसमें तो 1.5-2 मील बर्फ की लेयर टंगी हुई है। अगर आप अंटार्कटिका में जाएंगे आप देखेंगे कि करीब 2-2 किलोमीटर ऊंची बर्फ की लेयर है। तो वो कैसे आ गई? तो इसकी खासियत यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे बर्फ पिघलती नहीं है ना, बर्फ इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी हो रही है। 4000 सालों में, कई मिलियन सालों की पुरानी बर्फ है, वो इकट्ठी होती 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 यहाँ आई है। और कई जगह 4 मीटर 4 किलोमीटर ऊंची लेयर भी है बर्फ की अंटार्कटिका में। 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऊंची लेयर भी है बर्फ की, यानी कि 2-2 इंच जोड़ते जाइए तो कितने सालों में जाके वो इकट्ठी हुई है। तो अगर आप वहां की बर्फ आप देखेंगे तो बहुत पुरानी बर्फ है ना। और इस इलाके में एक एरिया है, इसको ड्राई वैली भी कहते हैं। देखिए ये जो वैली है ना, इसको बोलते हैं ड्राई वैली, जबकि आप ऊपर देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ है। पर ये यहाँ पे 2 मिलियन साल, यानी 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, 20 लाख साल में यहाँ पे बारिश नहीं हुई। देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ड्राई वैली। यहाँ 20 लाख साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, और सिर्फ बर्फ जो थोड़ी बहुत गिरती है वो भी ऊपर गिरती है। ये बिल्कुल ड्राई वैली है। और ये जो देखिए ड्राई रीजन है, ये इसको बोलते हैं, इस वैली का नाम है मैकमुर्डो वैली, मैकमुर्डो ड्राई वैली। यहाँ पे भी बहुत सालों से कोई बारिश नहीं हुई। ये सब अंटार्कटिका में है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आप सोचते होंगे कि यहाँ तो इतनी बर्फ है, यहाँ तो खूब पानी होगा, पर यहाँ कुछ नहीं है। और एक बड़ी मजेदार बात है अंटार्कटिका में, हमने देखा था जब हम समुद्र के बारे में देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है, तकरीबन 3.5। अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम नमक मिलता है। 1 लीटर समुद्र के पानी में 35 ग्राम नमक होता है। फिर हमने देखा था, एक बार मैंने आपको और भी बताया था, डेड सी जो इजराइल में है, वहां पे अगर हम जाते हैं तो डेड सी जो मृत सागर बोला जाता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बैक्टीरिया भी मुश्किल से होता है, ना कि नहीं होता, वहां पे 1 लीटर में 340 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर में 340 ग्राम नमक होता है। कितना नमक है देख लीजिए। पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो डॉन जुआन पॉन्ड है, इसको याद रखिए आप। इसके बाद एक और दिखाऊंगा, इसका भी पापा एक और है, इसका नाम है डॉन जुआन पॉन्ड है। यहाँ पे 1 लीटर पानी में 400 ग्राम नमक है। 1 लीटर पानी में 400 ग्राम, आप घोल के देखना, 1 लीटर पानी में आपसे नमक घुलेगा भी नहीं 400 ग्राम। पर ये यहाँ पे इतना 40% नमक है 1 लीटर पानी में, ठीक है। और ये ज्यादा बड़ी नहीं है। इसका नाम 2 आदमी, डॉन और जॉन नाम के 2 आदमी थे जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, उन्होंने इसको ढूंढा, तब पता चला। ज्यादा बड़ी नहीं है, 300 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है बस, है ना। और इसका ज्यादा गहरी भी नहीं है, 16 इंच, सिर्फ इतनी सी गहरी है। और ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे बहुत ज्यादा गहरी है वो 3 फीट है। तो ये डॉन जुआन है। यहाँ पे 30 बहुत नमकीन पानी है, इसका पानी आप जीप पे रख भी नहीं सकते। अब मैं इससे भी बड़ा, जो संसार का सबसे नमकीन झील है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका नाम है गेट एलेड पॉन्ड। ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि एक ना भूकंप आया था 2005 में। एक भूकंप आया, ये इथियोपिया में है। और यहाँ पे भूकंप आया, उससे क्या हुआ, वो जमीन थोड़ा नीचे धंस गई, और नीचे से जो ज्वालामुखी का वो था ना, वहां से पानी और ज्वालामुखी से टच होके ये सल्फर का पानी और नमक का पानी और सोडियम का पानी ये बाहर आने लगा। और ये देखिए, इसमें 430 ग्राम, 1 लीटर में 430 ग्राम नमक है। ये दुनिया का सबसे नमकीन और सबसे अनहॉस्पिटेबल। इसका पानी भी बहुत गर्म है, 60 डिग्री टेम्परेचर है इस पानी का। इसमें आप जाएंगे तो आप जल जाएंगे, 60 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्म है ना। ये देखिए, इसका एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। रंग पीला इसलिए है क्योंकि इसमें सल्फर भी मिल रहा है ना। सल्फर मिलने की वजह से इसमें जो है ये नमक आ जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फौजी क्यों खड़ा, आप सोच रहे होंगे फौजी की क्या जरूरत है यहाँ। तो ये बड़ा लड़ाई वाला एरिया है। यहाँ पे इथियोपिया, सूडान और ये आस पड़ोस के देशों में बड़ा एरिट्रिया जो है, इनमें आपस में झगड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी घूमने आता है उसको अपने रिस्क पे आना पड़ता है और सिक्योरिटी को लेके आना पड़ता है, इसलिए सोल्जर खड़ा हुआ है। ये देखिए, जमीन से पानी ऐसे निकल रहा है, वो गर्म, उससे लावा से टच होके
नीचे से खदक खदक के निकल रहा है। तो आपने देखा ये संसार का सबसे नमकीन झील है, याद रखना क्या नाम था, गैत एले, गैत एले है, गैत एले पॉन्ड इथोपिया में, याद रखना इसको, अगर आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी चीज है। अब हम वापस आते हैं अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि भाई व्हाइट कॉन्टिनेंट है, बर्फ से भरा हुआ है, फिर भी डेजर्ट कैसे है। तो इसमें इसका कारण क्या, डेजर्ट बनने का कारण क्या है, ये जो आपको बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ की लाइन है। जैसे हमारी हिमालयन रेंज है, हिमालय के पहाड़ है, वैसे यहाँ पे ये है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, ट्रांस अटलांटिक यानी अटलांटिक के बीच का माउंटेन। तो ये जो ईस्ट अंटार्कटिका की जो बर्फ यहाँ से जो आती है ना, ये इसको इधर नहीं आने देता, ये सारी बर्फ को यहाँ रोक देता है। और जो थोड़ी बर्फ, बहुत बर्फ यहाँ आती है टूट के, यहाँ की खासियत क्या बोलते हैं ना कि बर्फ है तो नदी झील क्यों नहीं बन रही, पानी क्यों नहीं, जब बर्फ यहाँ से टूटती है ना, वो सीधा वेपर बन जाती है, पानी नहीं बनती। ये खासियत है यहाँ की। यहाँ पे बर्फ जैसे ही टूटती है वो सीधा भाप बन के उड़ जाती है, पानी नहीं बन पाती। यही इस कारण है जिस वजह से यहाँ पे कोई पानी नहीं है? और ये इसमें 90% फ्रेश वाटर दुनिया का, हम कहते हैं ना, हमने उस दिन जब ओशंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि 97% पानी समुद्र के अंदर है, 2% पानी जो है वो यहाँ पे है, बर्फ फॉर्म में, ग्लेशियर्स में है। उस 2% का भी 90% अंटार्कटिका में। देखिए सारा फ्रेश वाटर, बिल्कुल मीठा पानी है, फर्स्ट क्लास बर्फ है। इसको आप तोड़ के आप पिघालेंगे, बहुत शुद्ध मीठा पानी मिलेगा आपको, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, पिछले उसमें, कैसे लोग इस बर्फ को तोड़ तोड़ के आजकल बेच रहे हैं। $11 की एक बोतल मिलती है, बड़ा महंगा पानी है ना। और ये बहुत कम से कम 1.5 मील है ना, 1.5 मील, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, 1.6, ये यानी 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी ऊंची बर्फ की लेयर है यहाँ। अब यहाँ की एक बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 2 ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। जैसे हमारे यहाँ पतझड़ होता है, बरसात होती है, कभी कुछ होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 मौसम होते हैं और 2 ही तरीके का यहाँ पे पर्यावरण रहता है। जैसे कि अगर रात है तो 6 महीने रात रहेगी, सर्दियों के मौसम में 6 महीने यहाँ पे धूप दिखेगी नहीं आपको, 6 महीने गुप्त अंधेरा रहेगा। और 6 महीने जब समर आएगा तो आपको सूरज ही दिखता रहेगा, रात में भी सूरज डूबेगा नहीं, रात में भी सूरज दिखेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से देखें तो सहारा डेजर्ट से भी ज्यादा धूप यहाँ पे मिलती है, साल के 6 महीने कंटिन्यू धूप रहती है यहाँ पे। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, कैसे दिन में भी, देखना आप इसमें ध्यान रखना, मैं बोलूंगा नहीं, आप देखना। इसमें घड़ी बनी हुई है नीचे ना, छोटी घड़ी, उस घड़ी में देखना सुई चल रही है टाइम के हिसाब से। आप देखना रात के 12 बजे भी धूप, सूरज वहीं आपको दिखेगा, रात के 2 बजे भी सूरज वहीं दिखेगा। आप देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। अब ये देखिए समर का मौसम है, गर्मी का मौसम आ गया। अब अक्टूबर से लेके फरवरी तक 24 घंटे धूप ही रहेगी, है। अब घड़ी आ जाएगी आपके सामने और आप देखना।
पसंद करेंगे जहाँ पूरे दिन रात ही ना हो, सोने के लिए ही ना मिले, सारा दिन में भी रात हो, दिन में भी धूप दिखे, रात में भी धूप दिखे, सारे टाइम यहाँ पे धूप रहती है 6 महीने तक, और फिर 6 महीने खूब अंधेरा रहेगा। ठीक है। तो और यहाँ की एक खासियत और है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त हवा चलती है। जैसे हमारे गर्म डेजर्ट्स में गर्म हवा चलती है, यहाँ पे बहुत ठंडी तेज हवा चलती है। 200 मील प्रति घंटे तक की हवा रिकॉर्ड करी गई है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और आप इसमें देखना और मुझे बताना बाद में कि वो चेन पकड़ के क्यों चल रहे थे। ये 2 लोग जो है बाहर जाएंगे अभी, और आपको इनको कहीं जाना है, और पर ये चेन पकड़ के क्यों चल रहे थे आप वो मुझे लास्ट में बताना। तो आप देख रहे हैं कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। तो आपको मैं लास्ट में पूछूंगा कि ये चेन पकड़ के क्यों चल रहे थे, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, आप मुझे लास्ट में बताना। और यहाँ का टेम्परेचर जो है एंटार्क्टिका का, इस ठंडे डेजर्ट का एवरेज टेम्परेचर सबसे, अगर ज्यादा से ज्यादा भी होगा, गर्म से गर्म भी, तो मुश्किल से 12 डिग्री तक पहुंचेगा, जब बहुत तेज गर्मी, वहां पे गर्मी का मौसम होगा। नहीं तो -10 से लेके -60, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है ना। पर यहाँ पे -60 तक होता है। और एक जगह है यहाँ पे है, रशियन सेंटर है यहाँ पे, वोस्टॉक स्टेशन है, वहां पे रिकॉर्ड किया गया तकरीबन 90 डिग्री, 89.2, किसी जगह पे 89.5, किसी ने 89.6 ऐसा लिखा है, अलग अलग लिखा है, पर लगभग 90 डिग्री माइनस में इतना जबरदस्त, यहाँ पे बाहर निकलते आदमी जम जाए, इतनी जबरदस्त बर्फ वहां पे ठंड होती है इस कोल्ड डेजर्ट में। और यहाँ पे पौधे जो हैं, ये मैक्सिमम हाइट पौधे की जो है, यहाँ पे ऐसे इलाके में भी पौधे होना नामुमकिन सी चीज है, पर आपको यहाँ पे भी आपको कई 350 तरीके के पौधे यहाँ पे मिलते हैं। और जो सबसे बड़ा पौधा है वो ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये सबसे बड़ा पौधा है यहाँ, जो 3 फुट तक का होता है। इससे बड़ा पौधा यहाँ नहीं है, सब इससे छोटे। देखिए इस तरीके के पौधे होते हैं, ये एल्गाई कहते हैं जिसको हम, या एक तरीके की काई जिसको बोल सकते हैं। ये यहाँ बर्फ के नीचे रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है और सूरज बहुत थोड़ा होता है, नमी भी नहीं है, हमें बर्फ तो दिख रही है पर नमी नहीं है, मट्टी भी बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। तो ऐसे बंजर इलाके में फिर भी ये पौधे उग रहे हैं। बहुत मजबूती की बात है, कैसे उग रहे हैं, कुदरत ने इनको कैसे बनाया है समझ नहीं आता, कितना मजबूत पौधा है ये है। और ये देखिए घास भी होती है यहाँ पे, इस तरीके की घास होती है जिसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक हेयर घास, बाल की तरह पतली पतली होती है, इसलिए इसको हेयर घास बोला गया, बालों वाली घास बाल की तरह। और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि जमीन के ऊपर उगते हैं काई की तरह। आपको ये पहाड़ों पे, हमारे यहाँ पे भी पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको कई जगह दिख जाती है। और ये समुद्र इतना होने के बावजूद भी, इतनी खतरनाक जगह होने के बाद भी, और आपको एक बात बताऊं, हम दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, है ना, कितने भी किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, हमको हर जगह के वहां के मूल निवासी मिलेंगे, जो वहां के पुराने रहने वाले हैं। अगर आप आर्कटिक में चले जाते हैं तो वहां पे भी एस्किमो लोग रहते हैं, है ना। रेगिस्तान में चले जाएं, वो वहां पे, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में चले जाएं, वहां अबॉर्जिनीज रहते हैं, अफ्रीका में चले जाएं, कालाहारी में, वहां पे भी रहते हैं लोग। पर ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई नहीं रहता, कोई इंसान यहाँ नहीं रहता, यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं है। जो भी यहाँ आते हैं बाहर से आते हैं। और आपको एक बात बताऊं, इंसान की लालच की कितनी बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें कोई किसी का नहीं है, ये है ना, किसी की जगह नहीं है, पर सबने कह दिया ये मेरा है, ये मेरा है। अमेरिका ने कह दिया इतना मेरा, रशिया ने अपना स्टेशन बना लिया,
सब अपना 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 कर रहे हैं, पर असली में यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा मार्क नहीं है। और ऐसे इलाके में भी इतने प्राणी यहाँ रहते हैं। देखिए कितने तरीके के प्राणी इसमें रहते हैं। सील है, चिड़िया है, पेंगुइन है, वेल मछली समुद्र के इसके किनारे किनारे रहती है। इतने चीजें यहाँ पे रहते हैं। अब वेल यहाँ पे क्यों रहती है, एक बड़ा कारण है कि आप कहेंगे भाई यहाँ वेल को क्या खाने को मिल रहा है, वेल यहाँ पे क्यों है? तो सबसे ज्यादा वेल इसी इलाके में मिलती है। इसका कारण है ये जो ठंडा पानी है ना, यहाँ से शुरुआत होती है जीवन। ये सारे प्राणी जो है उसी जीवन से शुरू होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा पैदा होता है जिसको बोलते हैं क्रिल। 1 इंच का भी नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, कुछ सेंटीमीटर का मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर का, जो बड़े से बड़ा, नहीं तो छोटे, बहुत छोटा, जो आपको दिखेगा भी नहीं माइक्रोस्कोप से, इतने छोटे भी हैं। उसको खाने के लिए ये मछलियां आती हैं। वेल मछली उस छोटे से प्राणी को खाती है, क्रिल को, है ना। और फिर वो उसी हिसाब से सारे जानवर उन मछलियों को खाने, मछलियां भी आती हैं, उस मछली को खाने दूसरी मछली आती है, पेंगुइन उसी मछली को खा के यहाँ पे अंडे देती है। तो सब उस छोटे से प्राणी पे निर्भर है, क्रिल जिसको बोलते हैं, झींगे की तरह होता है छोटा सा। अब हम आते हैं एक बड़े मजेदार, मैं सारे डेजर्ट नहीं छेड़ूंगा, हम 2-3 डेजर्ट्स को जरूर देखेंगे जो हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मतलब कुछ खास बातें जिसके अंदर है। हालांकि हर एक डेजर्ट की अपनी खासियत है, पर 25 डेजर्ट तो छेड़ना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं आपको कुछ डेजर्ट्स की बात बताता हूं, जैसे कि ये अटाकामा डेजर्ट है। हमने संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट देखा। 2nd नंबर का आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, और नॉर्थ पोल पे आर्कटिक है, वो 2nd नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 3रे नंबर पे सहारा आ जाता है। पर ये अटाकामा बहुत बड़ा डेजर्ट नहीं है, पर ये बड़ा स्पेशल डेजर्ट है। इसकी खासियत है, ये देखिए कैसा इलाका है। पहले आप इस इलाके को ही देख लीजिए, हैरानी वाली चीज है। ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक जगह है ये, है? इसके इस वाले इलाके को कहा जाता है डेथ वैली या मार्स वैली, मार्स की तरह है। इसकी खासियत क्या है, यहाँ आप चलते जाइए, किलोमीटर पे किलोमीटर चलते जाइए, आपको घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा, एक मक्खी भी नहीं मिलेगी, एक चींटी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल निर्जीव इलाका है। और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे कई 100 सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं पड़ी, एक बूंद भी। इसलिए बिल्कुल डेथ वैली है, सूखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ आ गए और आपके पास पानी नहीं है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। ये ऐसी इलाका है, इसलिए इसको अटाकामा की डेथ वैली कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी खासियत क्या पता है आपको, कि जो हमारे मार्स पे हम जाते हैं ना, मार्स पे रिसर्च करते हैं और मून पे जाते हैं, उसकी ट्रायल यहाँ हम करते हैं, उन गाड़ियों की। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये जो है ना, इसके अंदर सबसे कम बारिश होने वाला डेजर्ट में से एक डेजर्ट है ये। आपको सहारा डेजर्ट में भी बीच बीच में बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, थार डेजर्ट में भी बारिश हो जाती है, बाढ़ भी आ जाती है थार डेजर्ट में तो कई बार, है ना। सहारा में भी बाढ़ आ जाती है, जब बारिश होती है तो कभी अचानक से होगी तो बाढ़ भी आ जाती है। और अभी तो कुछ साल पहले की हैरानी की बात है, मैं कौन सा ईयर मुझे याद नहीं है, बर्फ पड़ गई थी सहारा में, बर्फ, स्नोफॉल हो गया था सहारा डेजर्ट में। तो ये हॉट है, गरम डेजर्ट है, सूखा डेजर्ट है और पथरीला डेजर्ट है अटाकामा। और ये डेजर्ट क्यों बना, ये इलाका ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इतने सालों से कभी बारिश ही नहीं हुई, बारिश देखी ही नहीं इस इलाके ने। इसके कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे बारिश नाम की चीज जिंदगी में किसी ने देखी ही नहीं है, हुई नहीं कभी सैकड़ों सालों में। इसका कारण है ये जो आपको ग्रे हिस्सा दिख रहा है ना, ये किनारे में एंडीज लिखा हुआ है, जो ये बीच वाला इलाका है, ये डेजर्ट है। और इसके दोनों तरफ माउंटेन रेंज है। इधर पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर। और उसके किनारे पे, यहाँ पे किनारे पे ये पहाड़ की रेंज है। और अंदर की तरफ जाते हैं इधर से, तो इधर से भी ये एंडीज पर्वत की श्रृंखला आ जाती है। तो क्या होता है, जो बादल इधर से आते हैं उसको एंडीज पर्वत रोक देते हैं, और जो बादल इधर से आते हैं उसको याली कोस्टल रेंज, चिली कोस्टल रेंज रोक देती है। तो ना तो इधर से बारिश आ पाती और ना इधर से बारिश पाती। याद रखें, जो बच्चे बड़े हैं वो इस चीज को समझ लें, जो ऐसा इलाका होता है ना, जिसमें कि दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों तरफ से, इसको बोलते हैं रेन शेडो।
इस इलाके को क्या कहते हैं? रेन शेडो। तो ये शब्द याद कर लीजिए जो बच्चे 10th 12th में या छोटी क्लासों में है, 8वीं 9वीं में। रेन शेडो क्या होता है? रेन शेडो उस इलाके को बोलते हैं जहां पे बादल की वजह से पहाड़ की वजह से बादल पार नहीं कर पाते। तो ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं रेन शेडो। ये पहाड़ की शेडो है, यहाँ पे बारिश नहीं आ पाती, इसको बोलते हैं रेन शेडो, है, याद रखना। तो ये अटाकामा डेजर्ट इसलिए बन गया, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं आ पाती। पर ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज जगह है, ये भी अटाकामा डेजर्ट है। विश्वास हो रहा है आपको? ये अटाकामा डेजर्ट है, पर ये वो इलाका है जहां अटाकामा डेजर्ट का वो इलाका, पूरा डेजर्ट में तो बारिश, ऐसा नहीं है कि पूरा अटाकामा डेजर्ट ऐसा जहाँ पे बारिश ही नहीं होती। कुछ इलाके हैं जहाँ पे कभी कभी 50-100 साल में एक बार बारिश हो जाती है ना? और जब बारिश होती है ना तो ये सुंदर सीन आता है? इतना खूबसूरत है, लग रहा है कि पेंटिंग करी हुई है किसी ने, है ना? पर ये फूल है, ये आएंगे, फूल फलेंगे और इसमें मधुमक्खियां सब आएंगी और उसके बाद ये सूख के खत्म हो जाएंगे। फिर ये सोते रहेंगे जब तक कि अगली बारिश नहीं होगी। 50 साल, 100 साल, 200 साल, फिर कभी बारिश हो गई तो फिर हो जाएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं सुपर ब्लूम। ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, सिर्फ 1 इंच भी पूरी नहीं होती, 0.08 इंच, यानी जमीन भी गीली नहीं होगी, ऐसी बारिश। और इसको देखिए, यहाँ पे रात का, दिन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, पर रात में -4 चला जाता है, आप बहुत ठंडा हो जाता है। जितने भी डेजर्ट्स हैं ज्यादातर, उनकी यही खासियत है कि रात में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, है ना? और ये यहाँ पे बारिश होती नहीं है। ये डेजर्ट जो है, यहाँ पे आज तक बारिश कभी भी किसी ने नहीं नोट करी। ये वाला डेजर्ट जो है इसको बोला गया है, इस लोकेशन को बारिश कभी भी नहीं हुई यहाँ पे, है? ये देख लीजिए कैसा इलाका है। और इसकी एक खासियत है, कुदरत ने यहाँ पे भी एक अजीब चीज दी है। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ये जो ग्रे सी चीज है ना, ये बड़ी खास चीज है। इससे आप बंदूक का मसाला बनाते हैं, जो बारूद बनता है वो इससे बनता है। खाद में भी ये डलता है। ये बड़ी खास चीज है और इसलिए ये इलाके में ये लोग आते हैं सोडियम नाइट्रेट निकालने के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सोडियम नाइट्रेट अटाकामा डेजर्ट में ही मिलता है ना? और अब तो इसको काफी कुछ इसको बंद भी कर दिया गया, नहीं करने देते, पर लोग अभी भी यहाँ आते हैं कभी कभी इसको निकालने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े प्लांट थे यहाँ पे, इसी फैक्ट्री, इसी सोडियम को खाद बनाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। अब पर यहाँ पे इतना खराब मौसम है, इतना इसमें रहना नामुमकिन जैसा है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आता। और जब मार्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं ना, मार्स पे जाने के लिए कोई गाड़ी बनाते हैं, या मार्स की मिट्टी और ये मिट्टी सेम है, लगभग सेम है। जो मार्स से हम मिट्टी लाए हैं और यहाँ की मिट्टी को जब हम तुलना करते हैं तो लगभग सेम मिट्टी है, सेम तरीके की है। इसलिए यहाँ पे जो भी हम गाड़ियां बनाते हैं मार्स पे जाने के लिए, उनका एक्सपेरिमेंट पहले यहाँ करते हैं, फिर मार्स पे भेजते हैं। तो ये एक तरह से वो है। ये देखिए, ये गाड़ी है मार्स पे जाने के लिए बनाई गई है और नासा वाले यहीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। और जितनी भी मूवीज में भी आप देखेंगे ना, डेजर्ट में चांद का सीन दिखाते हैं या मार्स का सीन दिखाते हैं, सबकी शूटिंग यहीं होती है। तो ये बड़ी ऐसी जगह है, बहुत ही इनहॉस्पिटल, यानी यहाँ पे रहना नामुमकिन है, नामुमकिन जगह है। और ये देखिए, आप बड़ी खतरनाक सी चीज दिख रही होगी आपको, पर ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं चिंचोरो ममीज। चिंचोरो ममीज, इजिप्ट की मम्मीज 3000 साल पहले की तक की हमें मिलती हैं, यानी आज से 5000 साल पुरानी मम्मीज मिलती हैं। पर ये जो चिंचोरोज मम्मी है, जो कि आपको अटाकामा डेजर्ट के रेगिस्तान में हमें मिली हैं, ये 7020 साल, यानी आज से 7 में 2 और जोड़ दो, है ना, 9000 साल पुरानी मम्मीज हैं ये। और ये किस लिए बची रही? क्योंकि यहाँ पे पानी होता ही नहीं है, नमी नहीं है, इसलिए सूखी की सूखी, इनको कोई, जब तक नमी नहीं आएगी ये सूखेंगी, इनमें फफूंदी नहीं लगेगी, ये गलेंगी नहीं, सड़ेंगी नहीं, ये ऐसी की ऐसी ही है। और देखिए इनके बाल, देखिए कितने, अभी तक इस लड़की के बाल बिल्कुल सही है। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया इनका, एक फोटो और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये ऐसी की ऐसी बैठी मिली है, इसके कपड़े भी हैं इसके ऊपर, ये पूरा ऐसे बैठी मिली है। और जब इसके बालों का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें पता लगा कि ये लोग एक तरीके का
कुछ सूंघते थे, नशे वाली चीज है ना, नारकोटिक्स सूंघते थे, ये उस समय में नशा करते थे कुछ, इसके बालों में आज तक वो चीज मिलती है। हाँ, ये है। तो ये मम्मीज हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी कहाँ है, तो भैया वो भी अटाकामा डेजर्ट में मिलती है, सबसे पुरानी। और ये क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जगह जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो आसमान की स्टडी करते हैं, चांद तारों की जो स्टडी करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए हैं। किसी जमाने में ये सबसे बड़े टेलीस्कोप थे, पर अब तो इससे भी बड़े बड़े बन गए हैं। और यहाँ से रिसर्च करा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है पूरे आसमान को, और बिल्कुल साफ देखते हैं। तो ये भी अटाकामा डेजर्ट में है। और ये अटाकामा डेजर्ट इतना निर्जीव और ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पे कई तरीके के पौधे, कई तरीके की चिड़िया मिलती हैं उस इलाके में जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है। जो मैंने आपको एरिया दिखाया जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चिड़िया भी नहीं मिलेगी, चींटी भी नहीं मिलेगी, एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। वो इलाका ऐसा है, इसलिए उसको डेथ वैली भी बोलते हैं। तो उसका जो समुद्र, अब मैंने बताया था, ये कोस्टल डेजर्ट है, यानी पैसिफिक ओशन के किनारे वाला तटवर्तीय मरुस्थल है। तो क्योंकि समुद्र का किनारा है तो पेंगुइन आती है। तो यहाँ पे ये जो याली है, हम्बोल्ट पेंगुइन है, ये यहाँ पे मिलती है। और ये छोटी सी चिड़िया भी है, ये कोनबिल, ये भी वहां पे आती है, सिर्फ उस इलाके में जहाँ पे ये होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल हमारे ऑफिस में भी यहाँ रिसर्च, हमारे काफी डिस्कशन हो रहा था पीने के पानी की किल्लत के ऊपर। तो अब ये इलाका, इससे ज्यादा किल्लत वाला इलाका तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई है नहीं, जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप सहारा डेजर्ट में भी जाते हैं तो वहां पे आपको नील नदी जारी होती है बीच में से, चाद नदी है, झील है, चाद झील है। और अगर आप मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहां पे कई ओएसिस भी हैं, समुद्र रेगिस्तान के अंदर पानी निकल जाता है ना। वो कैसे निकलता है सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। पर ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे ना तो कोई ओएसिस है, ना यहाँ बारिश होनी है, ना यहाँ पे कुछ होना, तो पानी कहाँ से आएगा। तो इन लोगों ने अभी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है और इसका बड़ा फायदा हो रहा है। और हमारे देश में भी कुछ लोगों ने शायद इसकी शुरुआत करी है। इसको बोलते हैं फॉग ओएसिस, यानी जो कोहरा आता है ना, कोहरा, सुबह सुबह कोहरा आता है, उसको ये हार्वेस्ट करते हैं। अब मैं ये कहाँ से सीखा इन्होंने, ये भी एक बात है, कुदरत ने ही इन्हें सिखाया। देखिए ये पौधा है, इसके ऊपर कैसे फॉग जब आया था ना, जब वो कोहरा आया था तो पानी छोड़ के चला गया। तो जब वहां के लोगों ने देखा, वहां के लोगों ने तो इसको देखा पर उनके समझ में आया नहीं, पर ये कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ जर्मन साइंटिस्ट थे और कुछ और दूसरे के देश के लोग थे, उन्होंने ये इस पे ट्राई किया और इन्होंने इस पौधों को देखा कि पौधे किस तरह से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं इस अटाकामा डेजर्ट में। तो आप देख रहे हैं कितना फॉग आया हुआ है, सुबह सुबह कोहरा आया हुआ है। और ये सारा कोहरा पैसिफिक ओशन से उन पहाड़ों के ऊपर से धीरे धीरे होके आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से जाल लगा दिए। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप कितना पानी इसको मिल रहा है। सॉरी, यहाँ ये सारा पानी देखिए, ये ओस का पानी, ये उसी फॉग से पानी इकट्ठा कर रहे हैं जाल लगा के। नीचे पाइप है और पाइप से ही पानी नीचे जा रहा है, बिल्कुल शुद्ध पीने वाला पानी है। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम शुद्ध मीठा पानी है। इससे अच्छा पानी नहीं मिलेगा आपको।
देखा किस तरह से पानी इकट्ठा करते हैं। यहाँ इस जाल में पानी आता है, उस जाल को वो पानी को नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े पैनल जैसे लगा देते हैं, और वो जब ओस आती है, फॉग आता है, तो उसमें इस पर्दे में लग के पानी नीचे टप टप बूंद बूंद करके गिरता रहता है, और वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं तो इस इलाके में बहुत प्रॉब्लम थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। और इस जगह में ये जो आप कहेंगे कि ऐसे डेजर्ट में भी देखिए कैसी चिड़िया रहती हैं। ये देखिए फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो, इसको फ्लेमिंगो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फ्लेम, आग की फ्लेम होती है ना, लपट, उस तरह से इसका रंग है। इसके पंखों में देखिए आग जैसा लाल रंग है, इसलिए इसको फ्लेमिंगो बोलते हैं, फ्लेम की तरह। और इसकी खासियत क्या है? इसकी चोंच उल्टी है ना, नीचे वाली चोंच बड़ी है, ऊपर वाली चोंच छोटी है, तो वो उसी से फिल्टर करता है, बैक्टीरिया खाता है, छोटे छोटे प्राणियों को खाता है, कीड़ों को खाता है ये और गर्म पानी में भी खड़ा हो जाता है, इसकी खासियत ही है। और ये देखिए छोटी चिड़िया है, मैं आपको सिर्फ फोटो दिखा रहा हूँ कि इस इलाके में भी ऐसे, जहाँ पे कोई रहना नामुमकिन है, ऐसी जगह में भी कैसे ये लोग रहते हैं। ये एक छोटा सा चूहा है, इसको डार्विन्स लीफ ईयर्ड फ्रॉग बोलते हैं, माउस, क्योंकि इसका कान जो है ना पत्ते की तरह है, इसलिए इसका नाम है लीफ ईयर्ड, पत्ते जैसे कान वाला चूहा। और यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे अब आप इसको क्या कहेंगे, ये खरगोश है या चूहा है ना? लग रहा है ना खरगोश है, पर वास्तव में ये चूहा है? इसको बोलते हैं विस्चकास। इसकी पूंछ देखिए, सिर्फ पूंछ बड़ी है, नहीं तो ये पूरा पूरा खरगोश ही दिख रहा है ना? इसकी पूंछ लंबी है चूहे की तरह, और ये चूहा है। साउथ अमेरिका के इसी डेजर्ट में ये मिलता है, पथरीले इलाकों में रहता है। और जैसे ही इसको दिखता है ना कोई भेड़िया या कोई लोमड़ी आ रही है, यहाँ पे लोमड़ियां भी होती है, जब लोमड़ी आती है तो सीटी बजाता है, ये बड़ी जोर से सीटी बजाता है, शोर मचाता है, तो सारे छुप जाते हैं, इसकी आवाज एकदम सीटी जैसी है। और यहाँ पे एक ये प्राणी भी मिलते हैं जिसको बोलते हैं, इसके कई वैरायटी हैं, देखिए दो हैं, एक तो विकुना है, एक गुनाको है, एक अल्पाको है, एक लामा है। तो ये जो गुनाको है ये सबसे टफ है, सबसे मजबूत वाला है। ये बिल्कुल सूखे इलाके में भी रह सकता है, रेगिस्तान में रह सकता है, इसको पानी बहुत कम चाहिए। पर ये जो नीचे वाले हैं ना, इनको हम पालते हैं इनको पाला भी जाता है, क्योंकि इसका ऊन जो है संसार का सबसे महंगे ऊनों में से एक है। जैसे हमारा पश्मीना ऊन बड़ा महंगा है ना, ये पश्मीना से भी महंगा है इसका ऊन। इसका ऊन सबसे महंगा ऊन माना जाता है, और क्योंकि ये बड़ा गर्म और सॉफ्ट होता है ना, तो बहुत महंगा वाला होता है। और ये जानवर जो है ये यहाँ पे मिलते हैं। ये एक तरह से ऊंट की प्रजाति के हैं, पर ये छोटे होते हैं। और यहाँ पे एक ये भी मिलती है जिसको आप बोलते हैं प्यूमा, जिसको कई नामों से बुलाया जाता है। कोई इसको माउंटेन लायन बोल देता है, कोई इसको कूगर बोल देता है, क्योंकि ये अमेरिका में भी मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, पर इसको मोस्टली हम प्यूमा के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये प्यूमा ने इस गुनाको के ऊपर अटैक किया, और गुनाको बड़ा शक्तिशाली जानवर है, तो कैसे बचा है वो देख लीजिए। Guanaco, a relative of the camel. तो आपने देखा। अब एक और इसकी खासियत है, इसकी है शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस जानवर की खासियत। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, लास्ट के सिर्फ देखना, बड़ा मजेदार है। ये जानवर एक काम और करता है, जिसलिए अगर आप इससे मिलने जाएं तो थोड़ा ध्यान रखें, ये ऐसी हरकत भी कर देता है। Why? Well, why not? See? I don't know. That's his teeth. Yep. What do you think of that? That's finding his teeth. तो ये थूक देता है, इसलिए इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके ज्यादा नजदीक जाएंगे ना, ये मुंह पे थूक देगा आपके
और आज हम अटाकामा पे ही खत्म करेंगे। 2 एक स्लाइड रह गई हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ जैसे ये नमक वाला जो झील है, नमक वाला जो पत्थर है, उसमें याली डिजर्ट मिलती है। यहाँ पे ऐसा वाला ये वास्प मिलता है, ये जो कि ये कीड़े को ले जाता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और ये बिच्छू है, यहाँ पे एक स्पेशल बिच्छू है, लाल रंग का है, क्योंकि यहाँ की सारी जमीन लाल है, तो इसने अपने आप को बचाने के लिए भी ये लाल बना हुआ है। इसकी कुदरत ने इसको लाल बना दिया ताकि अपनी रक्षा कर सके। और इसको खाता कौन है? ग्रे फॉक्स और दूसरे ऐसे प्राणी इसको खाते हैं। तो इतने तरीके के जानवर यहाँ पे, इतने तरीके के वैरायटीज ऑफ जानवर जो कि बड़े हैं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच की वैरायटी की एक चिड़िया है, ये भी यहाँ पे मिलती है। तो ये डेजर्ट में ये देखिए कैसा यहाँ पे कैक्टस है, कितना खूबसूरत है? एक चीज और नोट करिए आपने, ये सारे कैक्टस इस तरफ को झुके हुए हैं। किसी को भी देख लिए, ये भी इधर को झुका हुआ है, पीछे वाले को देख लिए, वो सब इधर को झुके हुए हैं, है ना? इसकी भी एक खासियत है, इस कारण से ही झुके हुए हैं। ये भी एक कैक्टस है वहां का। यहाँ की ये देखिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होती है वहां पे ऐसे घास और ऐसा थोड़ा बहुत पौधे हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे आज हम खत्म करेंगे। अगली बार हम फिर दूसरे डेजर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ तक हमने देखा। चलिए फिर हम आज की मीटिंग यहाँ बंद करते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे, ठीक है?